नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट से यूपी मदरसा एक्ट को लेकर बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट की वैधता को बरकरार रखा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित किया है और यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिक मान्यता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का यूपी के 16,000 से अधिक मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों के भविष्य पर असर पड़ेगा। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश दिया था। इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर सुनवाई की और आज फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले को पलट दिया है और साथ ही साथ मदरसा एक्ट को संवैधानिक बरकरार रखा है। हाईकोर्ट का जो निर्णय था, जिसमें ये कहा गया था कि मदरसा बोर्ड की और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको पूरी तरह से खारिज किया है, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पर उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर नहीं कर पाएगा, लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। हम लोग अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट के सिलसिले में कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया है, इससे तमाम मदरसे से मुताल्लिक़ लोगों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ी है। और जाहिर सी बात है, ये यूपी मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने खुद बनाया था, तो कोई भी एक्ट जो हुकूमत ने बनाया हो वो किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। और फिर इस यहाँ यूपी में हज़ारों बच्चे और हज़ारों टीचर्स और स्टाफ इन मदरसों से मुताल्लिक़, और हम लोग बारहा ये बात कह चुके हैं कि हम लोग यहाँ मदरसों में इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन की भी तालीम दी जा रही है। बहरहाल ये एक बहुत खुशी और मसरत का मकाम है। निर्णय हो या माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय हो या किसी भी न्यायालय का निर्णय हो, सरकार उसके अनुपालन में काम करती है और हमने हमेशा से संवैधानिक तरीके से जो भी चीज़ें चल रही हैं उस पर हमने उनको आगे बढ़ाने का काम किया आदरणीय योगी सरकार ने। और जहाँ तक रही बात मदरसों की, तो मदरसों को लेकर किसी ने PIL करी थी, उसकी PIL को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को। तो जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आया है, हम उसके अनुपालन में ही काम कर रहे थे और आगे भी हम उसी के अनुपालन में काम करेंगे। लेकिन हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन अगर किसी ने किया है वो आदरणीय योगी सरकार ने किया है पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश में। और NCERT की पढ़ाई हमने लागू की है और आधुनिकीकरण भी हमने किया है ताकि हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर बने, आगे बढ़ें। देखिए, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता हूं और निश्चित तौर से सब जो आज मदरसा एक्ट जो पुराना बना था उसको उन्होंने एज इट इज़ रहने दिया। निश्चित तौर से बच्चों के भविष्य को देखते हुए समाज के अंदर एक संदेश जो जा रहा, मतलब गया कि भाई सब लोग जुड़कर एक साथ मिलकर काम करें। और निश्चित तौर से भी इस समय ये निश्चित मैं समझता हूं कि बहुत ही स्वागत योग्य कदम है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के माध्यम से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते नजर आए। उन्होंने कहा कि सबको इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सब लोग मिलकर स्वागत करना चाहिए। मुसलमानों को भी स्वागत करना चाहिए क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो ये एक बहुत बड़ी फैसला है। देश के बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां 20% की आबादी है मुसलमानों का, वहां के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बड़ा फैसला है, उनके हित का फैसला है। झारखंड के कोडरमा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार के दौरान हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि औरंगजेब ने देश को लूटा था और आलमगीर ने झारखंड को लूटा है। इससे पहले सीएम योगी ने हरियाणा में भी कई रैलियों में शिरकत की थी और वहां पर उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, जिस पर सियासत अब तक जारी है। एक आलमगीर आलम
दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहां लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। ये लूट का इससे दूसरा घटिया स्तर और दूसरा देखा नहीं जा सकता है। और झारखंड में सीएम योगी ने कहा कि एक रहेंगे तो अपनी ताकत का एहसास कराते रहेंगे, एक रहेंगे तो पत्थर फेंकने वाले झाड़ू लगाते रहेंगे, जातियों में बटेंगे तो कटना तय है, जब हम बटे हैं बड़ी निर्ममता से कटे हैं। उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहारों पर कोई विघ्न बाधा नहीं होती है। आपके यहां पे सप्रभारी के रूप में राज्यसभा के सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जिस मेरठ से हैं, उसी मेरठ में गाजियाबाद से मेरठ होते हुए हरिद्वार के लिए कावड़ यात्रा निकलती है। 4 करोड़ कावड़ यात्री निकलते हैं। 17 के पहले यात्रा नहीं निकालनी दी जाती थी और आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज है सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। इनको देश इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। भारत सुरक्षित हो, भारत समृद्ध हो, हर चेहरे पर खुशहाली आए, हर नौजवान के हाथ को कार्य हो, हर किसान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करे, हर बेटी और हर बहन स्वावलंबन का जीवन जिए, हर किसान के खेत में फसलें लहलहाती हुई दिखाई दे, उसके चेहरे पर भी खुशहाली हो और व्यापारी सुरक्षित हो। यह इन बांटने वाले तत्वों का, इन बांटने वाले लोगों का, इन बांटने वाले राजनीतिक दलों के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। यह वह हर कार्य करेंगे जो भारत के विरोधी होंगे, उनको प्रश्रय देंगे, घुसपैठियों को प्रश्रय देंगे, अराजकता को बढ़ावा देंगे, हिंदुओं को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटेंगे। एसपी की ओर से जारी पोस्टर पर बीजेपी ने पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता एसएन सिंह ने समाजवादी पार्टी को समाज बांटी पार्टी बताया है। उन्होंने कहा है कि जब भेद खुल गया कि अखिलेश हिंदुओं को जात में बांटने का काम करते हैं, तब से अखिलेश की नींद उड़ गई है, इसलिए रोज नए नारे गढ़ रहे हैं, लेकिन सब बेकार हो रहा है। कि बबुआ की नींद उड़ गई, न रात को नींद आ रही, न दिन को चैन आ रहा है, रोज नए नारे गढ़ रहे हैं। बेचैनी का आलम यह है कि जो 9 रत्न हैं वो भी सुझाव नहीं दे पा रहे हैं। भैया ये तो सब लोग जानते थे ना कि केवल नाम समाजवादी था, काम तो समाज बांटी था। हिंदुओं को जातियों में बांटना था, एक विशेष धर्म की खुशी के लिए रामचरितमानस की प्रतियां जलानी थी, साधु सन्यासियों को चिलिमजीवी कहना था, माफिया और मठ को जोड़ना था, राम भक्तों पर गोली चलानी थी, भगवान प्रभु श्री राम को हवा में उड़ाना था। तो समाजवादी पार्टी के ऐसे कृत्यों को जब जनता जान गई
तो बेचैनी तो बढ़नी थी। परेशान है अखिलेश जी, क्या करें क्या न करें। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। लखनऊ की सड़कों पर हर दूसरे तीसरे दिन समाजवादी पार्टी की होर्डिंग और पोस्टर चर्चा का विषय रहती है, जिसमें बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर पलटवार किया जाता है। लखनऊ में जहां एसपी नेता ने नया पोस्टर लगवाया, तो वहीं काशी में बीजेपी नेता भी पोस्टर लगाकर हिंदुओं को एकजुट रहने का संदेश दे रहे हैं। कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। सीएम योगी के बयान के बाद से समाजवादी पार्टी और बीजेपी में पोस्टर वॉर जारी है। अब लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर पर लिखा है 2024 का जननायक, 2027 का महानायक। समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र प्रताप सिंह ने ये पोस्टर लगाया है। एक नया पोस्टर फिर से लगा है समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक सामने, जिसमें अखिलेश यादव को 2024 का जननायक, यानी जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है उसको देखते हुए उनको जननायक बताया गया है, और 2027 का महानायक फिर से बताया गया है। ये होर्डिंग यूथ ब्रिगेड के नेता की तरफ से लगाई गई है समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने। सुरेंद्र प्रताप सिंह ने ये होर्डिंग लगवाई है। साफ तौर से इससे पहले 27 की सत्ताधीश का पोस्टर भी लगाया गया था। साथ में पीडीए न कटेगा न बटेगा, उस तरह के पोस्टर लगाए गए थे। विपक्ष के लगातार हमलावर होने के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। केशव मौर्य ने कहा कि जब अखिलेश सरकार चलाते थे तब चारों तरफ अराजकता थी, अत्याचार था, दंगे थे। अखिलेश यादव जी के इस समय जो बयान आते रहते हैं, उन बयान का एक ही जवाब है। इसलिए अखिलेश यादव जी यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जब उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले थे, सरकार चलाते थे, तब चारों तरफ अराजकता थी, अत्याचार था, गुंडागर्दी थी, दंगे थे, जमीनों पर कब्जे थे, खनन माफिया से लेकर शराब माफिया से लेकर नकल माफिया से लेकर भर्ती माफिया तक सब सक्रिय थे। और आज जब उनके द्वारा कोई भी बात कही जाती है तो मैं यही कहता हूं कि जैसे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर कांग्रेस ने भी हमला बोला है। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा का कहना है कि बीजेपी गंगा जमुनी तहजीब खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अपने प्रयास में सफल नहीं होगी। वो चुनाव के टाइम पे ऐसी हरकतें करते हैं, मतलब पूरी बीजेपी है, खाली योगी जी नहीं, पूरे बीजेपी का यही है कि समाज को बांटो और राज करो। क्योंकि ये गंगा जमुनी तहजीब जो है, ये हमारे यूपी की पहचान है। इसको नष्ट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, और ये होगी नहीं कभी, क्योंकि यहाँ पे जो समाज है नीचे तक उनकी आपसी सांझ इतनी है कि वो इनके इतने करने से टूटने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के नारे जुड़ेंगे तो जीतेंगे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव का डीएनए तो वही है जिनके पिताजी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। इनका डीएनए तो यही है, जोड़ोगे तो जीतोगे। वो तमाम तरह के जिंदगी भर पोस्टर जारी किए हैं। अखिलेश यादव के पिताजी ने क्या किया था, उसी डीएनए के अखिलेश यादव हैं जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई थी। इनका डीएनए तो वही है, उनको जोड़ोगे तो जीतोगे, उनका यही है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने विपक्ष के नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव और लालू यादव, ये सभी नेता मिलकर हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हिमंता ने कहा कि हिंदू एक नहीं रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। राहुल गांधी हो या हेमंत सोरेन हो या इंडी गठबंधन का तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, सारे लोग आज हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहा है। हमारा ये मानना है अगर सनातन और हिंदू समाज एक रहेगा तो हम सेफ रहूँगा, नहीं तो हमारे झारखंड जैसा प्रदेश इरफान अंसारी, आलमगीर आलम जैसा लोग दोबारा कब्जा कर लेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के हमलों पर पलटवार किया है।
उनका कहना है कि जनता बीजेपी को चुनाव में सबक सिखाने का मन बना चुकी है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि उनके काम के बारे में कोई बात न करे, कोई ये न पूछे कि आपने क्या विकास किया, क्या रोजगार किया, कैसा लॉ एंड ऑर्डर आपने मेंटेन किया। इसलिए वो समाज को बांटने और विभाजन करने वाली बातें करते हैं। एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठ के ये बातें शोभा नहीं करती। बटेंगे तो कटेंगे के बाद अब वाराणसी में हिंदुओं को जाति में नहीं बंटने का पोस्टर जारी हुआ है। पोस्टर में हिंदुओं को एकजुट रहने और जातियों में नहीं बंटने की अपील की गई है। पोस्टर में लिखा है, हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे। वाराणसी के लंका क्षेत्र में ये पोस्टर लगाया गया है। अगर हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे। उस पोस्टर के माध्यम से लोगों को मैं सनातनी भाई बंधुओं को, हिंदू भाइयों को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप लोग जाति में बटेंगे तो जैसा कि आप लोग भी बांग्लादेश का ताकता पलट आप लोगों ने देखा, हिंदू भाइयों पे किस प्रकार से अत्याचार हुआ है, वो हम लोगों से कहीं छिपा नहीं है। वाराणसी में लगे बीजेपी के पोस्टर पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। न्यूज 18 ने इसकी पड़ताल की। अनगिनत दंगे उत्तर प्रदेश में हुए, दंगे की आग में झोंकने का काम अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को किया था। जिसके बाद 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ जी के 7 साल के कार्यकाल में एक दंगा नहीं हुआ। एक दंगा जो बहराइच का हुआ जिसमें हत्या हुई, मात्र एक दुर्घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत होती है और घटने को तत्काल संभाल लिया जाता है। हरियाणा में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद जहां सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे के बयान को भी एक अहम फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी अब यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर उपचुनाव में इसकी काट ढूंढने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। महाकुंभ 2025 को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान आया है। संजय निषाद ने कहा है कि संतों के बयान से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। कुंभ में हर धर्म के व्यक्ति को सरकार दुकान लगाने की इजाजत देगी। सरकार बिना भेदभाव के साथ काम कर रही है। सरकार सभी धर्म की है। सभी धर्म के लोगों ने मिलकर सरकार बनाई है। एक्चुअल में देखिए, उनका एक निजी बयान हो सकता है, सरकार के बयान की बात करिए, और सरकार बनाने वाले जो बयान करते हैं विपक्ष के बयान के लिए हम लोग राजनीतिक को समझेंगे। वो कौन क्या कहा उस पर हर आदमी के संतों के बयान से आप इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। हम कह रहे हैं बयान का, हम कह रहे हैं कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बयान दिया है तो वो तो उसका जवाब वही देंगे, हम तो नहीं देंगे। सरकार सभी धर्मों के लोगों को छूट देगी वहाँ कुंभ में दुकान लगाने? हम कहते हैं सरकार बिना भेदभाव के, अगर हम अनाज दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, इलाज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, हमसे ज्यादा कौन अनाज खिला रहा है, कौन मकान दे रहा है? हम तो कोई भेदभाव नहीं दे रहे हैं योजनाओं के लाभ में। हमारे यहाँ तो दर्जन में मुसलमानों ने भी हमारे यहाँ किया। तो जब हम बिना भेदभाव के सब कुछ कर रहे हैं तो हम तो सब कुछ। इधर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए डीजीपी के चयन के नियमावली को मंजूरी दे दी है और इसके बाद अब यूपी में ही डीजीपी तय किए जाएंगे। अब यूपीएससी को नामों का पैनल नहीं भेजा जाएगा और अब यूपी के डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा। डीजीपी का चयन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। कमेटी में मुख्य सचिव, यूपीएससी की ओर से नामित एक व्यक्ति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनकी ओर से नामित कोई व्यक्ति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह और एक रिटायर्ड डीजीपी होंगे। डीजीपी का चयन सेवा अवधि अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर किया जाएगा। डीजीपी वही बनेगा जिसकी कम से कम 6 महीने की नौकरी बची हो। अब यूपी में ही तय होगा यूपी का डीजीपी। यूपीएससी को नहीं भेजा जाएगा पैनल। योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को चुनने की नियमावली 2024 को किया पास। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही के लिए बड़ा फैसला। अब हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में बनी कमेटी उत्तर प्रदेश के डीजीपी को चुनेगी। इस कमेटी में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, यूपीएससी की ओर से नामित एक व्यक्ति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनकी ओर से नामित व्यक्ति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह और एक रिटायर्ड डीजीपी इस कमेटी में शामिल होंगे। डीजीपी बनने के लिए पुलिस अफसर का पे मैट्रिक्स लेवल 16 होना जरूरी होगा और कम से कम 6 महीने की नौकरी भी बची होनी चाहिए और इस डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष का होगा।
डीजीपी की नई चयन प्रक्रिया को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है, सुना है किसी बड़े पुलिस अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0। बीजेपी ने अखिलेश के ट्वीट पर पलटवार किया। पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश की कुर्सी के 4 पाए रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, नेताजी और आजम खां खींचा करते थे। अखिलेश यादव ने इसे सार्वजनिक रूप से माना भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेताजी के कहने पर अखिलेश चीफ सेक्रेटरी और मंत्री बनाते और हटाया करते थे। अखिलेश यादव जी को रह रह करके अपने कार्यकाल की याद सताती है कि कैसे उनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी के 4 पाए, एक पाया रामगोपाल यादव खींचा करते थे, दूसरा पाया शिवपाल यादव खींचा करते थे, तीसरा पाया नेताजी खींचा करते थे और चौथा पाया आजम खान खींचा करते थे। अपने पूरे कार्यकाल में कितने परेशान रहे हैं कि सार्वजनिक तौर पर स्वीकारोक्ति तक की थी कि चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल जाकर के नेताजी के पैर पकड़ लो वरना तुमको चीफ सेक्रेटरी से हटाना पड़ेगा। कैसे नेताजी के कहने पे बार बार मंत्रिमंडल में फेरबदल किया करते थे, मंत्री हटाते थे, फिर मंत्री बनाते थे। ये बेचारगी सबने देखी है। अखिलेश जी को अपनी ये बेचारगी याद आती है तो अपने गम दूर करने के लिए वो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार पर उल जलूल आरोप लगाने का काम करते हैं। गाजियाबाद में अखिलेश यादव की जनसभा में मेरठ से एसपी विधायक अतुल प्रधान को मंच पर जगह नहीं मिली। एसीपी प्रोटोकॉल से मंच पर जाने को लेकर नोकझोंक हो गई। बाद में एसपी संगठन के लोगों ने अतुल प्रधान को मंच पर बिठाया। मंच पर बैठने के लिए बनाई गई लिस्ट में अतुल प्रधान का नाम नहीं था। एसीपी प्रोटोकॉल नाम देखकर ही मंच पर लोगों को भेज रहे थे, जिसकी वजह से अतुल प्रधान की उनसे बहस हो गई। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण ने राज्य के गृह मंत्री अनीता को खरी खरी सुनाई और साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा बनने की सलाह दी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं गृह मंत्री होता तो हालात अलग होते। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था मॉडल का जिक्र करते हुए कहा है कि अपराधियों से वैसे ही निपटा जाना चाहिए जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ शासन में निपटा जा रहा है। మీకు ఎలా ఉండాలంటే ఇలాంటి క్రిమినల్స్ కి ఉత్తరప్రదేశ్ లో యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు చేసినట్టుగా చేయాలి మీ అందరికీ. అప్పుడు కానీ మీరు మాటెనరు, అప్పుడు కానీ మాటెనరు. ఇంకా అలాంటి పరిస్థితిని నెట్టేస్తారు మమ్మల్ని అందరినీ మీరు. उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीख टलने पर अखिलेश यादव के आरोपों पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश बेवजह इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। चुनाव 7 दिन पहले हो या फिर बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव हटाना, चुनाव कराना, ये चुनाव आयोग का फैसला है। अखिलेश यादव जी इतने सीनियर लीडर हैं, उन्हें चुनाव आयोग पे भरोसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पे इन्हें भरोसा नहीं, कहते हैं साहब मोदी जी चला रहे हैं। संसद पे इन्हें भरोसा नहीं, सरकार पे इन्हें भरोसा नहीं, और तो और इलेक्शन कमीशन पे इन्हें भरोसा नहीं। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान ना करें अखिलेश जी। चुनाव 10 दिन पहले हो या 10 दिन बाद, जीतना जिसे है वो जीतेगा।